1968 का साल था। यंग आयरिस और उसका फियांसे पॉल स्काई व्यू रेस्टोरेंट के ग्रैंड ओपनिंग पर आए थे। सब लोग खुश थे, म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे। इसी बीच पॉल ने एक सरप्राइज प्लान किया। उसने आयरिस के हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग स्लिप कर दी। लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। आयरिस ने ऊपर देखा, एक छोटा लड़का एक कॉइन नीचे गिरा रहा था। पर वो सिर्फ कॉइन गिरना नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद उस सिक्के पर फूंक मारकर उसे गाइड कर रही हो। कॉइन सीधा नीचे वेंटिलेटर के शाफ्ट में घुस गया और फैन एकदम से जैम हो गया। ऊपर लोग डांस करते रहे, हंसी मजाक चलता रहा। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनके पैर के नीचे ग्लास फ्लोर में क्रैक्स खींचने लगे थे। धीरे धीरे वो दरारें फैल रही थीं और नीचे मेटल सपोर्ट्स अपनी लिमिट तक पहुंच गए थे। बोल्ट्स एक एक करके स्नैप होने लगे और फिर वो कॉइन जो फैन में अटका था, उसने एक ब्लेड तोड़ दिया। वो ब्लेड सीधा जा टकराया एक गैस पाइप से। गैस लीक शुरू हो गई। हवा में एक खामोश खतरा भरने लगा। आयरिस बेचैन थी, उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था। और तभी पॉल के पैर के नीचे का ग्लास टूट गया। वो नीचे गिरते गिरते किसी मेटल बीम को पकड़ पाया, लेकिन बाकी लोग एक एक करके गिरते चले गए। रेस्टोरेंट में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। स्टाफ पैनिक में भागने लगे। आयरिस चिल्लाती रही, पॉल के लिए मदद बुलाती रही, पर कोई नहीं आया। उसने हाथ बढ़ाया, पर पॉल फिसल गया और नीचे गिर गया। अचानक एक औरत जो आग में जल चुकी थी, गैस लीक के पास पहुंच गई और उसी पल एक भयानक धमाका हुआ। रेस्टोरेंट के अंदर हर तरफ आग फैल गई। जो लोग भाग नहीं पाए, वो वहीं पर जलकर खाक हो गए। आयरिस बस किस्मत से बची। उसने खुद को फायर से बचाते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ लगाई। पीछे स्टाफ लोग चिल्ला रहे थे, सब इवैक्यूएट करो, जल्दी निकलो यहां से। कॉइन गिराने वाला वो छोटा लड़का सबसे आगे भाग रहा था, जैसे कि उसने सबको रास्ता दिखाना हो। डर के मारे भीड़ उसके पीछे पीछे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागी, पर मौत ने इस रास्ते का भी प्लान बना रखा था। जैसे ही लोग वॉकवे पर पहुंचे, पूरी वॉकवे अपने बोझ से कोलैप्स हो गई। जितने लोग उस पर गए थे, सब नीचे गिर गए और तुरंत मर गए। सिर्फ एक ही बच्चा, वही छोटा लड़का, वो चमत्कारी तौर पर जिंदा बच गया। अब जो सर्वाइवर्स बचे थे, वो एलिवेटर की तरफ भागने लगे। अफरा तफरी इतनी थी कि लोग एक दूसरे को धक्का देकर खुद बचने की कोशिश कर रहे थे। एक ओल्ड मैन ने आयरिस को जोर से धक्का दिया और खुद एलिवेटर में घुसने लगा, लेकिन एलिवेटर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड था। दरवाजा बंद होता ही अटक गया और सिस्टम ने मैल फंक्शन कर दिया और उस पल एलिवेटर ने उस ओल्ड मैन को बीच से ही कुचल दिया। एक खौफनाक मौत। आयरिस हालात संभालने की कोशिश करती रही, पर स्ट्रेस उसके लिए खतरनाक बन रहा था। उसकी प्रेगनेंसी भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी उसने नोटिस किया, चीजें धीरे धीरे साइडवेज स्लाइड कर रही थीं और सीलिंग पर दरारें पड़ रही थीं। समझ गई कि अब कुछ और बड़ा होने वाला है। आयरिस तुरंत ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन बाकी लोग इतने लकी नहीं थे। फ्लोर बीच से टूट गया और नीचे एक स्टीप स्लोप बन गई। लोग फिसल कर नीचे गिरने लगे, सीधा उस रीइंफोर्स्ड ग्लास पर जिससे पहले पॉल लटक रहा था। एक औरत बची हुई थी। उसने सोचा कि शायद वो सरवाइव कर गई है, लेकिन उसने जैसे ही ऊपर देखा, एक बड़ा पियानो एज पर लटका हुआ था और मौत फिर से अपनी चाल चली। एक और कॉइन सीधा पियानो पर गिरा और पियानो पूरी ताकत से नीचे गिर गया, सीधा उस औरत के ऊपर। उसका बचा खुचा आसरा भी खत्म। और सबसे आयरनी ये थी, वही छोटा लड़का जो अब तक बचकर स्मगली स्माइल कर रहा था, पियानो सीधा उसके ऊपर आ गिरा और उसकी भी मौत हो गई। आयरिस पॉल की डेथ से टूट चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, पर उसने एक और छोटे लड़के को डेंजर में देखा और अपनी जान रिस्क करके उसे बचाने की कोशिश की। और इसी पल ऊपर से पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। आखिरी पल में आयरिस ने एक मेटल पीस पकड़ लिया था, पर ध्यान से देखने पर समझ आया कि उसका हाथ नहीं, बल्कि पॉल की एंगेजमेंट रिंग एक स्टील रॉड पर अटक गई थी। ये फ्रेजाइल होल्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और अगले ही सेकंड आयरिस सीधे नीचे गिर गई, जलते हुए आग के समुद्र में। सीन धीरे धीरे ब्लर होता है और फिर एक लड़की एकदम से चिल्लाते हुए उठती है। ये लड़की थी स्टेफनी। वो अपनी क्लास में बैठी थी, पर यह सिर्फ एक नॉर्मल नाइटमेयर नहीं था। पिछले 2 महीने से स्टेफनी हर रात वही सपना देख रही थी और सपने में एक औरत होती थी, आयरिस। और सबसे अजीब बात, आयरिस उसका ग्रैंडमा का नाम था, पर स्टेफनी ने कभी उसे देखा भी नहीं था। उसे ये तक नहीं पता था कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। अपनी रूममेट को सब बताने पर उसने सजेस्ट किया कि शायद घर जाकर फैमिली से बात करे ताकि ये नाइटमेयर्स रुक जाए। स्टेफनी घर गई और अपने डैड मार्टी से आयरिस के बारे में पूछा।
मार्टी के चेहरे पर पहले थोड़ा टेंशन आया, फिर उसने ऑकवर्ड स्माइल कर दी, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसी वक्त स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली बोला कि वो कजन्स के घर जा रहा है। स्टेफनी ने तुरंत डिसाइड किया कि वो भी साथ जाएगी, पर निकलने से पहले मार्टी ने उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न किया, रिलेटिव्स के सामने आयरिस का जिक्र मत करना। ये वार्निंग ने स्टेफनी की सस्पिशन और बढ़ा दी। आखिर ऐसी क्या बात थी आयरिस के बारे में, और अगर आयरिस सच में उसके सपने वाली औरत थी तो फिर उसकी मॉम कहाँ से आई? कजन्स के घर पहुंचने के बाद स्टेफनी ने सीधे अपने अंकल हावर्ड को अप्रोच किया। उसने डायरेक्टली अपनी माँ डार्लिन के बारे में पूछा। हावर्ड तुरंत शॉक में आ गया, कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, फिर एकदम से टॉपिक बदल दिया, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने अपने ड्रीम्स का लोकेशन स्काई व्यू रेस्टोरेंट मेंशन किया, हावर्ड और उसकी वाइफ ब्रेंडा के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए। उनकी आंखों में शॉक और डर एक साथ था। स्टेफनी ने उन्हें और प्रेस किया आंसर्स के लिए। उसके कजिन्स भी क्यूरियोसिटी में आ गए, सबको सच जानना था। आखिर हावर्ड और ब्रेंडा ने सच रिवील किया, आयरिस कभी मरी नहीं थी, लेकिन उसके साथ हुआ था एक मेंटल ब्रेकडाउन। हावर्ड के लिए और ब्रेंडा के लिए आयरिस जिंदा होकर भी एक तरह से मर चुकी थी। स्टेफनी ने इंसिस्ट किया कि वो खुद आयरिस से मिलना चाहती है, शायद तभी उसके नाइटमेयर्स खत्म हो पाएंगे। फ्रस्ट्रेटेड हावर्ड ने सब क्लियर कर दिया। डैड के मरने के बाद आयरिस कंप्लीटली लूज हो गई थी। उसने हमें स्कूल भेजना बंद कर दिया, हमें घर के अंदर लॉक करके रखती थी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि हम मर जाएंगे। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई थी कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने आयरिस को लेकर चले गए, पर उसके बाद भी आयरिस का ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ। वो फॉस्टर केयर से लेकर हर स्टेप पर उनकी जिंदगी ऑब्सेसिवली देखती रही। और जब हावर्ड और ब्रेंडा के खुद के बच्चे हो गए, एरिक, जूलिया और बॉबी, तब तो आयरिस का ऑब्सेशन और डार्क हो गया। आयरिस ने उन्हें स्केरी लेटर्स भेजने शुरू कर दिए, लेटर्स जो वार्निंग्स और मर्डर की तस्वीरों से भरे होते थे। ये सब देखकर हावर्ड और ब्रेंडा ने कांटेक्ट पूरी तरह तोड़ दिया, अपना घर भी बदल लिया ताकि आयरिस उन्हें दोबारा डिस्टर्ब न कर सके। पर स्टेफनी रुकी नहीं। उसने इंसिस्ट किया कि वो लेटर्स देखना चाहती है। हावर्ड और ब्रेंडा ने रिफ्यूज कर दिया, पर बहुत प्लीड करने के बाद ब्रेंडा ने सीक्रेटली उसे लेटर्स का हाइडिंग स्पॉट बता दिया। स्टेफनी ने लेटर्स ढूंढ निकाले, और जैसे ही उसने पेजेस पलटे, उसके होश उड़ गए। फोटोज में जो औरत थी वो बिल्कुल उसी की ड्रीम्स वाली औरत थी, यानी कि आयरिस के फोटोज उसके नाइटमेयर्स से परफेक्टली मैच करते थे। इसका मतलब एक ही था, जो वो सपने देख रही थी वो सिर्फ ड्रीम्स नहीं बल्कि एक हॉरिफाइंग सच था। अपने जवाब ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड, स्टेफनी अकेली गाड़ी चलाकर आयरिस के दिए हुए एड्रेस तक पहुंची। वो एड्रेस एक रिमोट माउंटेन हाइडआउट में था। दरवाजे पर एक इंटरकॉम लगा था। स्टेफनी ने बात की और अंदर से आयरिस की आवाज आई। वो तुरंत कह रही थी, यहाँ से चली जाओ, अभी चली जाओ। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने बताया कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है, आयरिस का टोन बदल गया। उन्होंने इंसिस्ट किया कि पहले स्टेफनी अपने पॉकेट्स एम्प्टी करे, और तभी हेवी डोर धीरे धीरे खुला। अंदर कदम रखते ही स्टेफनी स्टन्ड हो गई। पूरा घर अजीबोगरीब ऑब्स्टिकल्स से भरा था और छत तक स्पाइक से कवर्ड थी। आयरिस ने समझाया, ये सब प्रोटेक्शन है उन दिखाई न देने वाले खतरों के खिलाफ। स्टेफनी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। आयरिस बार बार घबरा कर कह रही थी, दरवाजा बंद करो, जल्दी करो। तभी एक फायर एक्सटिंग्विशर ऊपर से गिरा। आयरिस चीख उठी, टच मत करना, यहाँ कुछ भी डेडली ट्रैप बन सकता है। फाइनली स्टेफनी अपनी ग्रैंडमदर के सामने खड़ी थी। इस बार आयरिस के चेहरे पर एक गर्माहट भरी स्माइल थी। सबसे पहले उन्होंने पूछा, तुम्हारी माँ डार्लिन कैसी है? स्टेफनी की आंखों में उदासी थी। उसने कहा कि वो 10 साल की थी जब उसकी माँ उससे अलग हो गई थी, और अब उसे नहीं पता था कि डार्लिन कैसी होगी। फिर स्टेफनी ने अपने नाइटमेयर्स के बारे में बात की। आयरिस ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, वो सिर्फ ड्रीम नहीं था, मैंने फ्यूचर देखा था। और फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो 1968 का वक्त था। आयरिस और पॉल सबसे ऊंचे रूफ टॉप पर थे। तभी एक औरत की हैट हवा में उड़ गई और एक लड़का कॉइन टॉस करने ही वाला था। सिक्योरिटी ने उसे रोका, लेकिन लड़का जिद कर रहा था। उसी वक्त पॉल प्रपोज करने ही वाला था। आयरिस ने तुरंत वार्न किया, ये बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है, सब मर जाएंगे। पॉल कंफ्यूज था, लेकिन आयरिस सीधे दौड़ के गई और कॉइन उस लड़के के हाथ से छीन लिया। वो की ऑब्जेक्ट था जो एक बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट ट्रिगर करने वाला था। आयरिस तुरंत नीचे गई और एक जलता हुआ पॉट उठाकर अंदर घुसी। वहां लोग डांस कर रहे थे। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और चिल्लाई, सब नीचे देखो। कुछ लोग उसे रोकने लगे, पर दूसरे लोगों ने फ्लोर पर क्रैक्स नोटिस कर लिए। रात को जब सब लोग स्काई व्यू रेस्टोरेंट के फ्लोर पर डांस कर रहे थे, क्रैक्स उनके पैरों के नीचे फैल चुके थे।
लेकिन उस दिन आयरिस ने सबको बचा लिया। उसने टाइम पे सबको वार्न किया और बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हुई। उस रात बहुत सारी जिंदगियां बच गई थीं, लेकिन फिर रेस्टोरेंट परमानेंटली बंद हो गया, क्योंकि एक बार डिजास्टर का प्लान फेल हो जाए, डेथ उसे छोड़ती नहीं। सालों बाद मौत वापस आई और एक एक करके उस रात के सब लोगों को एलिमिनेट कर दिया। उसमें आयरिस का पति पॉल भी शामिल था। तभी आयरिस को समझ आया वो डेथ को आते हुए देख सकती है, और अपनी जिंदगी के सालों तक उसने डिजास्टर्स को होने से रोका। लेकिन अब मौत ने अपना नया तरीका ढूंढ लिया था। आयरिस को कैंसर हो गया। स्टेफनी के सामने बैठकर बात करते वक्त आयरिस पहली बार अपनी गार्ड नीचे कर देती है, और इसी वक्त डेथ चुपके से वहां घुस आता है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बीम सीधे एक मेटल ट्रे पर गिरती है। वहां से लाइट एक रोप तक बाउंस होती है और धीरे धीरे स्मोक उठने लगता है। लेकिन आयरिस का सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाता है। उसने अपना सिर घुमाकर डेथ का ट्रैप स्पॉट कर लिया और तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास को नॉक करके साइड में कर दिया। डेथ सोच रहा था कि ग्रैंड डॉटर के होने से आयरिस डिस्ट्रैक्टेड होगी, लेकिन वो अभी भी रेडी थी। आयरिस ने स्टेफनी से कहा, तुम्हारी ड्रीम्स एक साइन है, शायद तुमने भी मेरी तरह ये गिफ्ट इनहेरिट किया है। उसने इंसिस्ट किया कि स्टेफनी अब भी घर के अंदर ही रहे। बाहर बहुत डेंजरस है, मैंने 20 साल से इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया। लेकिन स्टेफनी जिद करती रही। उसे स्कूल लौटना था। वो सब सिर्फ सपना समझ रही थी। आयरिस चीख उठी, डेथ हमारी फैमिली के पीछे आई है। पर स्टेफनी को यकीन नहीं हुआ। वो चलने लगी। तभी आयरिस ने अपने विजन्स में एक और पैटर्न देखा, विंड कंपस ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स। उसने तुरंत गेस कर लिया, ये मेरा लास्ट मोमेंट हो सकता है। लेकिन अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए आयरिस ने रिस्क लेना डिसाइड किया। वो बाहर कदम रखती है और एक किताब स्टेफनी की तरफ फेंकती है। ये बुक तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन स्टेफनी अभी भी कंफ्यूज थी। उसने मना किया, उसे सब कुछ अनरियल लग रहा था। तब आयरिस ने कहा, पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी। अगले सेकंड एक गस्ट ऑफ विंड आता है। टेबल पर रखा कंपास गिरता है, सीधा एक फायर एक्सटिंग्विशर को हिट करता है और एक्सटिंग्विशर डॉट जोर से फ्लाई करके सीधे आयरिस के माउथ के थ्रू पियर्स कर देता है। स्टेफनी शॉक में जम गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी दादी को खोते हुए देखा। अब उसे फाइनली यकीन हो गया, आयरिस सही थी। डेथ वाकई उनके पीछे है। फ्यूनरल में सब रिलेटिव्स इकट्ठा हुए थे। स्टेफनी ने अपने फादर और अंकल को बताया था कि आयरिस ने कहा था डेथ उनके फैमिली के पीछे आ रही थी, लेकिन दोनों ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था। उसी वक्त स्टेफनी की माँ डार्लीन वहां आ गई थी। अभी भी वो अपनी माँ से नाराज थी, इसलिए स्टेफनी चुपचाप वहां से निकल गई थी। घर लौटकर स्टेफनी आयरिस का दिया हुआ बुक पढ़ रही थी। तभी दूसरी तरफ हावर्ड के घर सब फैमिली मेंबर्स बारबेक्यू पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सब खुश थे, हंसते हुए खाना खा रहे थे। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि डेथ उनके बीच आ चुकी थी। बॉबी ने गलती से एक ग्लास तोड़ दिया था और उसका एक शार्ड छुपकर आइस क्यूब्स में मिक्स हो गया था। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। एरिक ने अपना ड्रिंक एक गैस टैंक के पास रख दिया था। डेथ के लिए नए टूल्स रेडी हो गए थे। सब एक टेबल के पास इकट्ठा हुए और ग्लासेस में ड्रिंक्स फिल किए गए। आइस क्यूब्स उन्हीं ग्लासेस में यूज हुए थे जिनमें ग्लास शार्ड भी था। हावर्ड ने एक टोस्ट रेज किया। उसने बोला कि आयरिस की डेथ ने उन्हें याद दिलाया है कि जिंदगी को उस पल में जीना चाहिए। सबने ग्लासेस क्लिंक किए और एक घूंट लिया। अचानक जूलिया का गला रुक गया। उसे लगा उसके थ्रोट में कुछ अटका है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। सब उसके पास भागे, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद क्लियर हुआ कि वो सिर्फ गलत तरीके से गल्प कर गई थी। कुछ डेंजरस नहीं हुआ था। अंदर स्टेफनी अभी भी बुक पढ़ रही थी। उसने एक चैप्टर देखा जिसमें लिखा था कॉइन इंसिडेंट और एक बारबेक्यू ग्रिल। तभी एरिक बाहर बारबेक्यू लाइट कर रहा था। बॉबी ने चार्ली को बुलाया ट्रैम्पोलिन पर जंप करने के लिए। दोनों को पता नहीं था कि ट्रैम्पोलिन के नीचे एक शार्प रेक छुपा हुआ था और ट्रैम्पोलिन की स्टिचिंग लूज थी। स्टेफनी के हाथ से बुक स्लिप हो गई थी। उसे अंदर ही अंदर एक हेवी डेंजर फील हो रहा था। जैसे ही ग्रिल लाइट हुई, एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट गया और एक ग्लास शार्ड फ्लोर पर बाउंस करता हुआ आगे बढ़ गया। सब सोच रहे थे किसके ड्रिंक में वो डेडली ग्लास पीस गया होगा। हावर्ड ने अपना ग्लास उठाया और घूंट लिया, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तभी कैमरा ने जूम किया। वो डार्लीन का ग्लास था। स्टेफनी को तभी अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई कि कुछ गलत होने वाला है। वो हावर्ड के घर की तरफ भागी और चार्ली को कॉल भी किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बाहर ट्रैम्पोलिन अभी ब्रेक होने वाला था। स्टेफनी रास्ते में थी। तभी उसने एक साइन देखा, डेंजर अहेड, जैसे खुद डेथ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर पता चला कि डेडली ग्लास शार्ड एक्चुअली स्टेफनी के फादर
मार्टी के ड्रिंक में था। उसने सिर्फ एक छोटा घूंट लिया और ग्लास को साइड में रख दिया। हावर्ड ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करने के लिए गया। सरफेस ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी पल में टूट सकता हो। लकीली डार्लिन ने पहले से ही छुपा हुआ रेक देख लिया था। उसने चिल्लाया, भागी और रेक को वहां से निकालकर शेड में वापस रख दिया। लेकिन तभी ब्रेंडा से गलती से एक बॉटल गिर गई जो पास में खड़ी मशीन के स्विच को हिट कर गई। नीचे के पाइप्स हिलने लगे और वही रेक फिर से स्लाइड करने लगा। स्टेफनी जैसे ही वहां पहुंची, डेथ अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी था। हावर्ड स्टेफनी को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा, तभी बॉबी का लेग ट्रैम्पोलिन में फंस गया। जूलिया ने इधर मुड़कर देखा और उसके कप से एक ग्लास शार्ड गिर गया। हावर्ड उस शार्ड पर स्टेप रख गया। तीखा दर्द तुरंत फील हुआ। उसी मोमेंट रेक लॉन मोवर पर गिर गया। हावर्ड का बैलेंस टूट गया और वो मोवर सीधे उस पर भगा, उसकी जान ले ली। फिर से रिलेटिव्स एक और फ्यूनरल में शामिल हुए। स्टेफनी घर भागी और दोबारा से बुक्स को ध्यान से देखने लगी। उसने एक नोट पाया, जेबी फाउंड समवन हु सर्वाइव्ड। स्टेफनी एनालिसिस शुरू कर गई। सोच रही थी कौन अगला टारगेट हो सकता है। आयरिस और पॉल के चिल्ड्रन, हावर्ड और डार्लिन। हावर्ड के चिल्ड्रन, एरिक, जूलिया और बॉबी। डार्लिन के चिल्ड्रन, स्टेफनी और चार्ली। सब एक दूसरे से ब्लड के जरिए कनेक्टेड थे और डेथ से बचना उनके लिए इम्पॉसिबल लग रहा था। स्टेफनी ने पैटर्न सबको समझाया। सब चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। ये सब रेस्टोरेंट के डेथ लिस्ट से था। जिस ऑर्डर में आयरिस ने ओरिजिनली देखा था, उसी ऑर्डर में मौत आती थी। हजारों लोग मरने वाले थे, लेकिन आयरिस ने उन्हें बचाया था। अब डेथ वापस आ गया था, एक एक करके अपने शिकार लेने। डेथ का एक स्पेसिफिक ऑर्डर था। सबसे पहले हावर्ड का फैमिली, फिर स्टेफनी और ब्लड रिलेटिव्स। मार्टी और ब्रेंडा ब्लड से कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए उनका नाम शायद डेथ लिस्ट में नहीं था। मतलब अब सबसे ज्यादा डेंजर में था हावर्ड का एल्डेस्ट सन एरिक। लेकिन कोई भी स्टेफनी की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब सोच रहे थे कि वो ऑब्सेस्ड है या कर्स में है, और एक एक करके सब वहां से चले गए। एरिक अपने वर्क प्लेस पहुंच गया। एक स्पिनिंग फैन ने एक हैंगिंग चेन को ब्रश किया। चेन परफेक्टली एरिक के नोज रिंग में हुक हो गई। उसके पास डिसइंफेक्टेंट गिर गया फ्लोर पर। फैन धीरे धीरे घूमता रहा, चेन को टाइट करते हुए। एरिक नोज रिंग नहीं निकाल पा रहा था। टिपटोज पर खड़ा होकर बैलेंस बनाए रखना पड़ रहा था। ऊपर से ऊपर गलती से उसने एक नियर बाय लैंप को टच किया। लैंप गिर गया और तुरंत फ्लैमेबल डिसइंफेक्टेंट में आग लग गई। सिचुएशन और वर्स हो गई। ग्लास टेबल पर गिर गया। एरिक पेन और पैनिक में था। डेस्परेटली चेन से अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा था। लास्ट सेकंड पर उसने चेन को फाइनली निकाला, लेकिन गिरते हुए डिसइंफेक्टेंट को नॉक कर दिया। कुछ ही मोमेंट्स बाद शॉप में मैसिव एक्सप्लोजन हो गया। मीनवाइल स्टेफनी पूरी रात वरीड थी कि एरिक ने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। जल्दी से उसने चार्ली को उठाया और एरिक को ढूंढने के लिए भाग निकली। रास्ते में उनका ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो गया, लेकिन लकीली एरिक सर्वाइव्ड था। उसने अपने बर्निंग लेदर क्लोथ्स फाड़ दिए और बच गया। लेकिन जो हुआ उसके बाद, उसने स्टेफनी को और कन्विंस्ड किया कि डेथ सच में उनका पीछा कर रहा है। एरिक फिर भी एक शब्द भी नहीं माना। अभी तक बिलीव नहीं कर रहा था। स्टेफनी ने डिसाइड किया कि वो उसके साइड में रहेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। उसने आयरिस के नोट्स फॉलो करना शुरू किया, हर पॉसिबल चेन रिएक्शन को रोकने के लिए। एक एग्जाम्पल, एक ट्री ट्रिमर ब्रांच से गिर गया, बिल्कुल एक लड़के के सॉकर बॉल के ऊपर, जो अगर एरिक के सिर से टकरा जाता तो डेडली हो सकता था। स्टेफनी ने तुरंत एरिक को पुल किया साइड में। थोड़ी देर बाद उनका एनकाउंटर जूलिया से हुआ, जो जॉगिंग पर थी। तभी एक गार्बेज ट्रक रोल करता हुआ आया। स्टेफनी ने एरिक को तुरंत वार्निंग दी, स्टे अवे। लेकिन एरिक अपनी रेकलेस एटीट्यूड नहीं छोड़ रहा था। वो ट्रक के पास जाकर सिली फेसेस बना रहा था। जूलिया ने उसे इग्नोर किया, हेडफोन्स लगाए और रनिंग कंटिन्यू की। और फिर एकदम अनएक्सपेक्टेड, जूलिया एक्सीडेंटली गार्बेज ट्रक में गिर गई। स्टेफनी और एरिक शॉक में उसके पीछे भागे, लेकिन ड्राइवर के हेडफोन्स में म्यूजिक था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। स्टेफनी ट्रक पर कूद गई, अपना हाथ फैलाया और जूलिया का हाथ पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया कंपैक्टर में क्रश हो गई। शॉक और हॉरर ने बाकी फैमिली को फ्रीज कर दिया। अंततः उन्हें एहसास हुआ डेथ सच में उनके पीछे आ रही थी। तभी ब्रेंडा ने एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील किया। एरिक हावर्ड का बायोलॉजिकल सन नहीं था, वो एक अफेयर का रिजल्ट था। शायद इसी वजह से एरिक सरवाइव कर गया था। इसका मतलब नेक्स्ट इन डेंजर हावर्ड का यंगर सन बॉबी। स्टेफनी ने नोट्स में एक नाम देखा, विलियम, और डार्लिन भी उसका नाम जानती थी। जल्दी से वो हॉस्पिटल की तरफ भागे। वहां उन्हें पता चला
कि विलियम वही बॉय था जिसे आयरिस ने उस डिजास्ट्रस नाइट में बचाया था। विलियम ने बताया कि डेथ को बीट करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या किसी को मारकर अपनी जगह लेना या खुद मरकर वापस आना। उसने कहा कि वो भी अब सिक था, बिल्कुल आयरिस की तरह, और उसका टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। फिर विलियम ने वार्न किया, डेथ के डिजाइन में बहुत अधिक इंटरवेंशन ना करें, क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो चीजें और भी खराब हो सकती हैं। उसने उन्हें सजेस्ट किया कि वो जो टाइम उनके पास बचा है उसे चेरिश करें, और फिर चुपचाप वो चल गया। एरिक ने सोचा कि अगर बॉबी को बचाने का कोई वे है तो डाई एंड कम बैक सबसे आसान है। उसने सजेस्ट किया कि बॉबी को पीनट स्नैक्स खिलाएं। उम्मीद है कि यह ट्रिगर करेगा एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ताकि डॉक्टर्स उसे डेथ ऑफ एज से वापस ला सकें। उन्होंने वेंडिंग मशीन से एक बैग ऑफ पीनट्स खरीदी, लेकिन पीनट्स अंदर ही फंस गए। फ्रस्ट्रेटेड एरिक ने ग्लास स्मैश कर दिया। सबने मिलकर पूरी मशीन लिफ्ट की। स्ट्रगल के बाद फाइनली पीनट्स निकल आए। अब वो नेक्स्ट रूम में स्टेप करते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली MRI स्कैनर एक्टिवेट हो गया। एक पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट हो गई जो सब मेटल चीजों को खींच रही थी। एरिक के बॉडी पियर्सिंग्स मशीन की तरफ खींच गए। पीछे रखी व्हीलचेयर भी ऊपर उड़ गई। एरिक को इतनी फोर्स से MRI मशीन में क्रश कर दिया गया। बॉबी, जिसने अभी अभी पीनट्स खाए थे, कुछ हेल्प नहीं कर पाया। उसने डेस्परेटली एपिपेन को एरिक के हाथ से रीच करने की कोशिश की। तभी एक डॉक्टर ने कमोशन नोटिस किया और डोर खोल दिया। फिर हॉरिफाइंग मोमेंट आया। वेंडिंग मशीन का एक लूस स्प्रिंग उड़ता हुआ रूम में आया और सीधे बॉबी के सिर में चला गया। स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली एक दूसरे को टाइटली पकड़ लिए। समझ गए कि अब डेथ के अगेंस्ट फाइट करना इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आयरिस का पाथ फॉलो करेंगे और सब रिस्क करेंगे। तीनों ने कार में बैठकर माउंटेन्स के अंदर आयरिस के ओल्ड कैबिन की तरफ ड्राइव किया। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि नोटबुक से एक कॉइन गिर गया था और एक ओल्ड वुमन ने वो ग्राउंड से उठा लिया। माउंटेन्स में कैबिन क्रीपी लग रही थी, जैसे डेथ उनका वेट कर रहा हो। स्टेफनी ने गैस पेडल स्लैम किया और कैबिन की तरफ ड्राइव किया। बीच में कार क्रैश हो गई और सीट बेल्ट का बकल उसको ट्रैप कर दिया। अब डेथ का टारगेट डार्लिन था। जब तक वो कैबिन के अंदर सेफली पहुंचती, शायद बाकी सब सेफ हो सकते थे, लेकिन किसी ने शॉर्ट सर्किटेड रूफ वायर से निकलते स्पार्क्स नहीं देखे। जैसे ही डार्लिन कैबिन के डोर के पास पहुंची, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। कार ब्लास्ट के साथ इधर उधर उड़ गई। स्टेफनी का बॉडी नियर बाय पॉन्ड में गिर गया। चार्ली वुडन बोर्ड्स के नीचे पिन हो गया, इंजर्ड और स्ट्रगल करते हुए। डार्लिन क्रॉल करके चार्ली को फ्री करने लगी और बोली कि जल्दी स्टेफनी को बचाओ। राइट आफ्टर एक लाइट पोल ऊपर से गिरती है और डार्लिन को इंस्टेंटली मार देती है। चार्ली तुरंत स्टेफनी को पुल करके बाहर ले आता है। वो अनकॉन्शियस थी, लेकिन लकीली चार्ली ने उसको रिवाइव कर दिया। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और थोड़ी लाफ्टर आ जाती है। यही शायद विलियम का मतलब था, डाई एंड कम बैक। लेकिन जब स्टेफनी को पता चला कि डार्लिन मर गई, वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। अब सिर्फ वो और चार्ली बचे थे आयरिस के ब्लड लाइन से। एक वीक बाद चार्ली और स्टेफनी उसकी गर्लफ्रेंड के घर विजिट करते हैं। चार्ली के कपड़े फिक्स करते हुए स्टेफनी अपनी उंगली एक रोज थॉर्न से छील जाती है। सडनली स्टेफनी को नाइटमेयर याद आ गया। उसके ड्रीम में आयरिस भी अपनी उंगली प्रिक करती थी। फिर एक ओल्ड वुमन ने कॉइन गिराया जो स्टेप्स से रोल करते हुए ट्रेन ट्रैक्स के बीच स्टक हो गया था। ट्रेन फुल स्पीड में आ रही थी और कॉइन ट्रैक के बीच में फंसी थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड का फादर डॉक्टर था। जब उसने सुना कि चार्ली ने कैसे स्टेफनी को बचाया, उसने कैजुअली एक्सप्लेन किया, अगर आप अनकॉन्शियस हो और कोई आपकी ब्रीदिंग वापस ला दे, लेकिन हार्ट कभी स्टॉप नहीं हुआ, तो टेक्निकली आप डेड नहीं थे। लेकिन स्टेफनी और चार्ली को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। स्टेफनी ने देखा एक रेड कार जस्ट लाइक इन हर ड्रीम। चार्ली की गर्लफ्रेंड भी वही क्लोथ्स पहनी हुई थी जो आयरिस ने पहने थे। उसका बैड फीलिंग और स्ट्रांग हो गया। तभी ट्रेन डिरेल हो गई। क्रैश का साउंड गूंजते हुए उनके आसपास गूंज रहा था। ट्रेन सीधे उनकी तरफ आ रही थी। स्टेफनी ट्रिप कर गई और गिर गई, लेकिन चार्ली ने तुरंत उसको ग्रैब किया और खड़ा कर दिया। लगी कि अब शायद सेफ हैं, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए डेथ को डॉज किया था। और यहीं पे मूवी खत्म होती है।